वेल 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 इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम जो अकूत धन वसूलने के लिए लाई गई थी। एक ऐसी स्कीम जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तमाम बैंकों के द्वारा उठाए गए सवालों के बावजूद कानून बना दिया गया। एक ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से कंपनियों से अकूत धनराशि वसूली गई। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे बनाया गया इसे कानून, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा किया गया एक ऐसा खेल जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। Now to the big news from India. The Supreme Court has struck down electoral bonds. किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, जब ये पारदर्शिता से बाहर हो जाए तब समस्या होती है। सारे आंकड़े बताते हैं कि इस सिस्टम से सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला। Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। ये एक वचन पत्र की तरह था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को गुप्त तरीके से दान कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रूप में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिन होती थी। इन्हीं 15 दिनों में इनका इस्तेमाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता था। मतलब उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या फिर विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिन की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध करवाए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता था। मतलब समझ रहे हो, जिस साल लोकसभा चुनाव होगा उस साल राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार अधिसूचना से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करवा सकती थी। तो अब आते हैं बीजेपी के कारनामों पर, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कानून कैसे बनाया गया इस पर। 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने बजट भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा करने वाले थे। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी एक विवादास्पद लेकिन कानूनी तौर पर स्वीकृत ऐसा औजार जिसके जरिए बड़े कॉरपोरेशंस और अन्य कानूनी संस्थाएं अपनी पहचान उजागर किए बिना असीमित मात्रा में धन राजनीतिक दलों को मुहैया करवा सकते थे। लेकिन इसमें एक अड़चन थी। क्या? एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने 28 जनवरी 2017 को वित्त मंत्रालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक आधिकारिक नोट लिखकर आगाह किया कि गुमनाम चंदे को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम में संशोधन करना होगा। उन्होंने इस प्रस्तावित संशोधन का ड्राफ्ट बनाकर वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया। उसी दिन 1:45 बजे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी, जो कि उस वक्त आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, को प्रस्तावित संशोधन पर त्वरित टिप्पणी का आग्रह करते हुए 5 लाइन का एक काम चलाऊ मेल भेज दिया। आरबीआई ने सोमवार यानी 30 जनवरी 2017 को अपना मुखर विरोध दर्ज करवाते हुए मेल का जवाब दिया। आरबीआई ने मेल में लिखा कि चुनावी बॉन्ड और आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, भारतीय मुद्रा पर भरोसा टूटेगा और नतीजतन केंद्रीय बैंकिंग कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब सुनो, जब भी सरकार किसी कानून में संशोधन करती है तो पहले उस प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने वाले मंत्रालय, सरकारी विभागों से मतलब स्टेक होल्डर से औपचारिक परामर्श करती है, मतलब डिस्कशन, साथ ही उनसे भी जिनका उस विषय पर कोई विशिष्ट मत हो। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार के शीर्ष कर्ता धर्ताओं ने इसे पहले ही कानून बनाने का मन बना रखा था, इसलिए किसी से डिस्कशन नहीं किया। कमाल। जिस दिन आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी उसी दिन आनंद फानन में तत्कालीन राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने एक पैराग्राफ का संक्षिप्त जवाब भेजकर आरबीआई की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। ये तो और भी कमाल। उस वक्त के वित्त सचिव तपन रे और वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे नोट में अधिया ने कहा कि मुझे लगता है कि आरबीआई दानदाता की पहचान को गुप्त रखने के उद्देश्य से लाए जा रहे इस प्रस्तावित प्रीपेड बेरर इंस्ट्रूमेंट के तंत्र को ठीक से समझ नहीं पाया है, जबकि इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी दान देगा वे उस व्यक्ति के टैक्स पेड पैसे से ही होगा। अधिया ने लिखा कि आरबीआई की सलाह काफी देर से आई और वित्त विधेयक पहले से ही छप चुका है, इसलिए हम अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बताओ,
आरबीआई जैसे बड़े स्टेक होल्डर से बिना डिटेल में डिस्कशन किए वित्त विधेयक छाप दिया गया। कमाल। फिर वित्त सचिव तपन रे ने उसी दिन अधिया के इस विचार से सहमति जताई। इस तरह फाइल बिजली की स्पीड से पास हो गई और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए। 2 दिन बाद यानी 1 फरवरी 2017 को जेटली ने पारदर्शिता लाने और राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली को साफ सुथरा बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड बनाने और आरबीआई के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अगले महीने वित्त विधेयक 2017 के पारित होने के साथ ही यह प्रस्ताव कानून बना दिया गया। इस व्यवस्था से पहले भारतीय कॉर्पोरेट्स को राजनीतिक चंदे का ब्यौरा अपने सालाना बही खाते में दिखाना होता था। इसके अलावा वे 3 वर्षों में अपने औसत वार्षिक मुनाफे का मतलब प्रॉफिट का 7.5% ही दान कर सकते थे। विदेशी कंपनियां भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस संशोधन से सब कुछ बदल कर रख दिया। अब भारतीय कंपनियां, शेल कंपनियां, जिनका राजनीतिक दलों को पैसा पहुंचाने के अलावा कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी व्यक्ति या फिर अन्य कानूनी रूप से वैध संस्था या फिर ट्रस्ट गुप्त रूप से असीमित मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे और चुपचाप उन्हें अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को दे सकते थे। विदेशी कंपनियां भी अब इस व्यवस्था के जरिए भारतीय राजनीतिक दलों को पैसा मुहैया करवा सकती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करेंगे, इस पर चर्चा ही तब शुरू हुई जब सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को और राजनीतिक दलों को गुप्तदान की सुविधा को लोकसभा में बहुमत के दम पर और राज्यसभा में संदेहास्पद रूप से पास करवाते हुए इसको कानूनी रूप से लीगल बना दिया और दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी। लेकिन जब आरबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का सवाल उठाया तो वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने जवाब दिया कि दानदाता की गोपनीयता को बनाए रखना इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह जवाब संसद में सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत था। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड विधेयक पास हो गया और कानून बन गया। ठीक, अब आते हैं किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला। देखो भाई, 2017-18 से 2022-23 तक कुल 11,450 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला। ठीक, इस 11,450 करोड़ के चंदे में से 6,566 करोड़ मतलब कुल चंदे का 57% सिर्फ बीजेपी को मिला। वहीं कांग्रेस को 1123 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1093 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ और अन्य राजनीतिक पार्टियों के हिस्से में आया 1183 करोड़। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कुल चंदे का 90% यानी लगभग 1300 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। लेकिन कैसे? बीजेपी ने कॉर्पोरेट्स को ऐसा क्या बेचा कि कंपनियां बीजेपी को अरबों रुपए का चंदा देती चली गई? ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए जजमेंट में कहा है कि पार्टियों को दिए जाने वाला चंदा प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से बदले में बेनिफिट लेने की नीयत से दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली पार्टी बीजेपी ने चंदा देने वाली फर्म्स को क्या बेनिफिट्स दिए ये भी फिलहाल नहीं पता, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट्स की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स कहती है कि बीजेपी ने कंपनीज से एक्सटोर्शन यानी वसूली या कह लीजिए रंगदारी करके पैसा ऐंठा है। मतलब देखो, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट की टीम ने ईडी के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, केंद्रीय एजेंसीज के रेड एक्शन को खंगाला तो रिपोर्टर्स को एक पैटर्न नजर आया। मतलब कैसा पैटर्न? देखो, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट्स की फाइंडिंग्स के अनुसार 30 कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2022-23 में बीजेपी को कुल 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ठीक, लेकिन मजेदार बात यह रही कि दान देने वाली इन कंपनियों पर ठीक उसी टाइम पीरियड में सेंट्रल एजेंसीज की रेड पड़ी जिस टाइम पीरियड में इन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। क्या? हाँ, ठीक सुना, रेड पड़ने का टाइम और चंदा देने का टाइम लगभग सेम था। इन 30 फर्म्स में से 23 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने बीजेपी को कुल 187.58 करोड़ डोनेट किए। इन कंपनियों ने 2014 से रेड पड़ने वाले साल तक कभी भी बीजेपी को 1 रुपया चंदा नहीं दिया था। इन 30 में से कम 4 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने रेड के 4 महीने बाद कुल 9.05 करोड़ बीजेपी को डोनेट किए। मतलब किसी भी कंपनी पर इनकम टैक्स या फिर ईडी की रेड मारो और कंपनी बीजेपी के लिए पैसों की दस्त करेगी। इसी तरह 6 ऐसी कंपनियां थी जो बीजेपी की डोनर तो थी, लेकिन जिस साल चंदा नहीं दिया उस साल इन 6 कंपनियों पर आईटी या फिर ईडी की रेड पड़ी और रेड के कुछ महीनों बाद इन 6 कंपनियों ने बीजेपी को एक बड़ी चंदा राशि दान की। मतलब फिर वही बात, रेड मरवा के कलाई मरोड़ दो, कंपनी को चंदा देना पड़ेगा। इन 30 में से 3 ऐसी कंपनियां थी जो यूनियन गवर्नमेंट से अनड्यू फेवर्स लेने की अक्यूज्ड थी। वहीं इन्वेस्टिगेट की गई इन 32 कंपनियों में से सिर्फ 3 ने ही
कांग्रेस को चंदा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इस धन वसूली स्कीम या रंगदारी स्कीम को बंद करके बीजेपी की नसबंदी नोटबंदी कर दी है। मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने जजमेंट में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जन प्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में बीजेपी ने जो संशोधन किए वो संशोधन संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, जो सूचना के अधिकार के विरुद्ध है और असंवैधानिक है। दूसरा, कंपनी एक्ट के सेक्शन 182 में किए गए संशोधन से कॉर्पोरेट्स द्वारा असीमित चंदा दिया जाना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्योंकि कंपनी एक्ट में बीजेपी ने जो संशोधन किया उसमें हुआ ये कि अगर कोई कंपनी मुनाफे में होती थी तो वे 10% चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। कंपनी एक्ट में संशोधन करके मोदी जी ने वो 10% की लिमिट खत्म कर दी थी। तीसरा, इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि आईटी एक्ट के सेक्शन 80GG और 80GGB के अनुसार बॉन्ड को खरीदने वाले को टैक्स में छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है। चौथा, इस कानून से बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन किया। मतलब इस कानून से पहले रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत राजनीतिक दल को बताना होता था कि उसे किससे कितना चंदा मिला, लेकिन बीजेपी ने इसे बदल दिया। माने इस कानून के बाद किसी भी पार्टी को किससे कितना चंदा मिला ये बताना जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी गलत है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ, जिसे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ खुद हेड कर रहे थे, ने इलेक्टोरल बॉन्ड नाम के इस कानून को रद्द कर दिया। हालांकि ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इस कानून के सारे बीजेपी ने अकूत धन संपत्ति इकट्ठा की। उस अकूत धन से बीजेपी ने विपक्ष के एमएलए खरीदे और राज्यों में विपक्ष की बनी बनाई सरकारें गिरा दी। अपने प्रचार के लिए मीडिया में अंधा पैसा बहाया और हिंदू मुस्लिम के बीच खूब गहरी न पटने वाली खाई खुदवा डाली। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि देर आए दुरुस्त आए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। प्रेम बना रहे।